हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और साइंस का सेट नंबर 2 होगा। साइंस का जो सेट नंबर 1 है, ठीक है, 1 को आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। पहले वाले सेट में की मैं बात करूँ तो इसमें भी पहले वाले सेट में भी 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? सक्सेस प्लेटफॉर्म की सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप में जाकर, वहाँ से मिल जाएगा। या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक वहाँ पे रहेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो का लिंक भी रहेगा। पार्ट 1 भी देख सकते हैं, पार्ट 2 तो आज डाल ही रहे हैं, ठीक है। बाकी का कुछ और पार्ट था साइंस का, वो भी है, वो भी देख लीजिएगा, है ना। तो आइए बात करते हैं आज का 100 प्लस वाले क्वेश्चन का सेट। किसी वस्तु का जड़त्व, क्या किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई या जड़त्व किस पर निर्भर करता है? बातें दो तरह से आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, ठीक। तो जड़त्व की अगर मैं बात करूं, क्या जड़त्व की मैं बात करूं तो जड़त्व की इकाई कहाँ से निकल के आता है? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, इनर्सिया इक्वल टू, ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर। क्या? इनर्सिया बराबर m इंटू आर स्क्वायर। आई क्या है यहाँ पे? आई यहाँ पे आपका यही है ना जड़त्व, जिसको कहते हैं इनर्सिया, ठीक है। यही आपका क्या जड़त्व, जिसको कहते हैं इनर्सिया। m हो गया द्रव्यमान, m क्या हो गया? मास मीन्स की द्रव्यमान। r जो हो गया आपका क्या? रेडियस, है ना। r क्या हो गया? रेडियस, ठीक है। तो बात यहाँ पे कहा गया कि किसी वस्तु की जड़त्व की इकाई निर्भर किस पर करता है? तो किस पर करता है? मास पर। दूसरा त्रिज्या पर, मास पर, और क्या दूसरा त्रिज्या पर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। एम से हो गया केजी, एम से क्या होगा यहाँ पे? केजी। और रेडियस जो कि क्या यहाँ पे होगा? एम हो गया केजी आपका, रेडियस हो गया मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए बात समझिए। इसीलिए यहाँ पे जड़त्व की इकाई की बात कहा गया कि इकाई मापने की बात हुई थी। यहाँ पे वर्ड था जड़त्व मापने की इकाई पूछा गया, तो यहाँ पे इसकी इकाई क्या है? केजी मीटर स्क्वायर। क्या? केजी मीटर स्क्वायर। चलिए, अगर किसी वस्तु की गति, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? अगर किसी वस्तु में गति होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें होगी यांत्रिक ऊर्जा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये नियम याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या? यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु में गति होगा तो उसमें क्या होगा? ये होगा मैकेनिकल एनर्जी। कैसे? अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गणित जो गतिज ऊर्जा की मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा, गति की बात होगी, गतिज होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, यदि आपके ऑप्शन में गतिज ऊर्जा दिया रहे, ठीक है, तब तो आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा। यदि नहीं रहे तो आप किस पर टिक कीजिएगा? यांत्रिक ऊर्जा पर टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं जड़त्व। बात जड़त्व का ही हो रहा था, इनर्शिया की भी बात हो रहा था कि आखिर इनर्शिया है ये क्या चीज़। इनर्शिया 2 प्रकार का होता है। पहला तो एक विरामक का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, और कोई वस्तु अगर गतिशील में है तो गतिशील ही रहना चाहता है। यही इसका नियम है ना। यही इसका का नियम है कि जो चीज़ अगर विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगा, जो गति में है गति में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है। एक और यहाँ से याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जड़त्व की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपका पूछा जाएगा कि कौन बड़ा, ठीक है, कौन बड़ा,
गति का ज़रत्व बढ़ा कि विराम का ज़रत्व बढ़ा। एग्जाम्पल अगर आप ले लें, एक एग्जाम्पल ट्रेन का ले लें एंड बस का ले लें, ठीक है। बस का ले लें, दोनों में अगर किसकी स्पीड ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन और यहाँ पे बस, ठीक है। गति में अगर ज़रत्व की मैं बात करूँ, इसमें भी कौन बड़ा, कौन ग्रेटर देन, तो गति का जो ज़रत्व होगा वो ज़्यादा होगा किससे, विराम के ज़रत्व से ज़्यादा। एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेन और बस की भी ले लीजिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रेन और बस का भी ले सकते हैं कि जिसमें ट्रेन की गति ज़्यादा होती, बस की तो इसका ज़रत्व ज़्यादा होगा, बस का ज़रत्व कम होगा, ठीक है। इस सवाल यहाँ से एक और भी आएगा कि जड़त्व, वर्ड जो देख रहे हैं जड़त्व, ठीक है। यहाँ पे जड़त्व की मैं बात करूँ, कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, मीन्स कि दिश मतलब दिशा, अ रहे तो बिना दिशा, जिसमें कि दिशा ना हो, अदिश राशि है, ठीक है। जिसमें क्या हो, डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट इज कॉल्ड अदिश राशि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गति का पहला समीकरण, या जिसको क्या कहते हैं नियम, गति का पहला समीकरण या कहते हैं नियम, ये आता है। कह रहा है कि गति का जो पहला समीकरण है उस पर आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका संबंध बताइए, कि गति का जो नियम है इसका संबंध बताइए। 4 ऑप्शन रहेगा, वेग तथा समय, स्थिति तथा समय, वेग तथा विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो गति का जो पहला समीकरण वो आपको क्या बताता है, पहले तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप u को क्या कीजिए, 0 मानिए, और v को आपका यहाँ पे यहाँ पे a को क्या कीजिए, 0 कीजिए। क्यों पूछेंगे, क्यों, मान लेंगे कि u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक जो वेग होता है, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। और त्वरण भी क्या होता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ही 0 होगा तो एक्सीलरेशन भी 0। तो ऐसे कंडीशन में ये तो गया और ये गया, तो क्या बच गया, सिर्फ वेलोसिटी और टाइम। इससे क्या पता चला कि पहला जो समीकरण है किस पर निर्भर करता है, या कौन सा संबंध बताता है, वेग, वेलोसिटी का और टाइम का। तरीका मैंने सिखा दिया, ठीक है। चलिए सवाल यहाँ से आएगा, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण कौन सा होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है। फिर से यहाँ पे u इक्वल टू 0 कीजिए, a इक्वल टू 0 कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, ये 0 खत्म। तो किसका संबंध बताता है, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कि विस्थापन या स्थिति को बताएगा, और दूसरा क्या बताएगा, टाइम को बताएगा, है ना। ये किसका संबंध बताएगा, स्थिति और संबंध जो है समय का संबंध बताएगा। गति का तीसरा नियम या समीकरण कहिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूला तो आप ऐसे दिमाग में रखेंगे जैसे कि आपके साथ एग्जाम तक ही रहे, कम से कम। क्यों, ये सवाल इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी तो कहाँ पे है न्यूमेरिकल पता चलेगा। आप तो शुरू में देख के स्किप करके भागिएगा, है न्यूमेरिकल देखिएगा। ये किसको बताता है, तो आप u को 0 कीजिए, एक्सेलरेशन को 0 कीजिए, क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट v, और यहाँ पे s मिलेगा, v से वेलोसिटी, s से डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कि विस्थापन का ये संबंध बताएगा, है ना। चलिए एक स्थिर बल, क्या, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है। बात यहाँ समझ में आ गई। यह वस्तु, ठीक है, क्या यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। मीन्स कि क्या, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है, और फिर कहाँ तक बढ़ा देता है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गया। टाइम दिया हुआ है आपका 2 सेकेंड, ये भी आपने नोट कर लिया, और m कितना दिया हुआ है, m है आपका जाकर 5 kg। तो कौन सा फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो F बराबर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है फार्मूला, यहाँ पे F इक्वल टू m इंटू a बाई टी, या फिर यहाँ पे a को क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी, है ना। a इक्वल टू होता है क्या, v माइनस यू बाई यहाँ पे t। तो a की जगह पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, m इंटू a होता है ना, F बराबर क्या होता है,
यहाँ पे लिख लीजिए F बराबर, तो बल पूछा है ना, प्रयुक्त बल, F बराबर फॉर्मूला कहते हैं M इंटू ए होता है ना, होता है ना। तो M की जगह पे M तो है, और A की जगह पे आप क्या, ये यहाँ पे समीकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिए, V-U F, तो क्या होगा, F इक्वल टू M इंटू V-U/T। तो बाकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा 5 न्यूटन। ये तो आप कर ही लेंगे ना, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जब एक वस्तु को एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। हर पॉइंट पर क्या करेगा, हर पॉइंट पर ये अपनी दिशा को क्या करेगा, एक समान वृत्तीय वेग, देखिए यहाँ पे क्या है, वेग क्या है, एक समान है, मीन्स कि क्या है, जब वृत्तीय गति, यहाँ पे देखिएगा वृत्तीय गति की दो राशि, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। सदिश राशि अगर बदलेगा तो उसकी दिशा भी क्या होगा, वो भी बदलेगा। सदिश में दिशा बदलेगा तो, ठीक है, सदिश का अगर सदिश बदलेगा तो क्या होगा, दिशा भी बदलेगा। मीन्स कि सदिश के पास दिशा तो होता है सदिश में, तो दिशा भी बदलेगा। अदिश में क्या होता है, अदिश में क्या होता है, दिशा नहीं होता है, तो वो दिशा नहीं बदलेगा। तो क्या कर रहा है, हर पॉइंट पर दिशा, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर क्या होता है, हर पॉइंट पर दिशा अलग अलग होता है। तो आंसर क्या होगा, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता है, एक समान वेलोसिटी, तब क्या उत्पन्न होगा, दिशा क्या परिवर्तित होता है, दिशा परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्या, कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलता है, प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है आपका वेग, ठीक है। क्या बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, वेग बदल जाता है। ऑप्शन 4 है यहाँ पे, दाब, वेग, जड़त्व और द्रव्यमान। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेग। तो पता चल गया कि एक क्या हो गया आपका, एक समान वृत्तीय गति पर, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में वेग उत्पन्न होता है ना, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता था। यहाँ पे क्या है, एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन कर रहा है, वेग उत्पन्न नहीं कर रहा है, तब तो दिशा होगा। लेकिन अगर वृत्तीय गति से घूर्णन कर रहा है तो वहाँ पे क्या चीज़ बदलेगा, वेग बदलेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, दाब से अगर आपसे पूछ ले कि कैसी राशि है, अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होता है। फिर आपसे पूछ रहे कि जड़त्व कैसी राशि, यह भी अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, यह भी अदिश राशि है। सिर्फ अगर वेग पूछे ना तो ये क्या होगा, ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि, सदिश राशि है। मैंने अभी बताया था कि वृत्तीय गति की दो राशि, सदिश और अदिश। तो सदिश में क्या, दिशा बदलेगा और वेलोसिटी भी यहाँ पे बदल जाएगी, दिशा बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगा ना। तो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि जो एक समान वृत्तीय गति पर गति करती हुई चीज़ क्या परिवर्तन होगा, उत्पन्न करेगा वेग, तो दिशा और वेग, ठीक है। चलिए, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है, रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है, तो इस गति को क्या कहेंगे, क्योंकि क्या वर्ड यहाँ पे लिखा है, वक्र पथ पर, तो वक्र रेखीय गति हो जाएगा, क्या, वक्र, ठीक है, वक्र रेखीय गति, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी की जो सुई होती है, जो घड़ी की सुई की गति कौन सी गति कहलाती है, तो घड़ी की जो सुई की गति है वो आवर्त गति कहलाती है, क्या, आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। बार बार होना मीन्स की पीरियोडिक मोशन, बार बार होना, आवर्ती गति बार बार होना, एग्जाम्पल उसी का है घड़ी, बार बार होना, ठीक है। तो आवर्ती गति कहिए आप, पीरियोडिक मोशन कहिए इसको, क्या, ठीक है, पीरियोडिक इसको मोशन कहिए आप, ठीक। आइए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा है, हर एग्ज़ाम में लगभग सभी में पूछा गया कि आइसोटोप समस्थानिक क्या है। ये एक ही तत्व के परमाणु की संख्या समान, एक ही तत्व कार्बन के परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान क्या, अलग अलग, 12 और 13, ठीक है। कार्बन के 6 12, कार्बन के 6 13, तो द्रव्यमान क्या हो गया, 12 से 13 हो गया, लेकिन जो परमाणु संख्या 6 का 6 ही रह गया है ना, 6 का 6 रह गया। इसको कहते हैं आइसोटोप, ठीक है, इसको कहते हैं आइसोटोप। यह अवधारणा, धारणा नहीं है, क्या, अवधारणा, न अब लग गया तो न, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किस खोज ने गलत
सिद्ध किया। तो समस्थानिक ने ये बता दिया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये अवधारणा नहीं कहा, लेकिन कहा समस्थानिक कहा नहीं, ये एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। जैसे देख लीजिए कार्बन का 6, इसमें भी कार्बन का 6, सिर्फ परमाणु संख्या बदल गया। ठीक है, चलिए, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं, क्या जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है क्या? परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदलते हैं तो क्या बदल जाता है? समस्थानिक। तो इसका बदल जाता है क्या? इसका डैश बदल जाता है, इसका समस्थानिक बदल जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 C6 यहाँ पे 12 लेते हैं, C6 12, C6 13 लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन की संख्या क्या है? 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? ये भी 6। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, एक जगह 12 और एक जगह 13, है ना। बाकी चीज़ें समझ में आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पे बात जब कर रहे थे कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अलग अलग। तो बदल देते हैं, तो एक न्यूट्रॉन की संख्या ही तो था ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं, बदल दिए, 12 से 13 हो गया। तो क्या कहलाता है? ये आइसोटोप कहलाता है। क्या? समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 विलयनों का, अगर मैं बात करूँ 3 विलयन XYZ के pH मान क्रम से 2, 11 और 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक, तो पहले यहाँ पे जो समझिए कि जो यहाँ पे 3 जो विलयन है pH मान दिया हुआ है। ठीक है, pH मान दिया हुआ है, तो आप एक चार्ट बनाए यहाँ पे। पहले एक तो pH मान यहाँ होगा, दूसरा इसमें कितना H आयन होगा, है ना, हाइड्रोजन का आयन कितना होगा, ये भी नोट कीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, और आपके की 3 विलयन का नाम यहाँ पे लिख लीजिए XYZ। pH कितना है यहाँ पे सबका लिख लीजिए। P कितना है? pH 2 है, 11 है और 7 है। तो H आयन जो होगा इसका वैल्यू क्या बनेगा? 10⁻⁻²। ये -2 यहाँ आगा, 10⁻⁻11 और 10⁻⁻, जो है आपका -7। अब इसी को आपसे पूछा है, ठीक है, 10⁻⁻7। चलिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि बताइए कि अवरोही क्रम में, मीन्स कि घटते क्रम में, तो बड़ा कौन होगा? तो देखिए सबसे बड़ा घटने की बात कर रहे हैं, तो बड़ा से छोटे की ओर रहेंगे, तो 10⁻⁻2, 10⁻⁻, उससे कम होगा 7, 10⁻⁻11, उससे होगा कम। तो x यहाँ पे x जो 10⁻, जो है ये देख रहे हैं 10⁻2 है, -2, किसका वैल्यू? x का। x पहले होगा, फिर 10⁻⁻7, फिर उसके बाद z आएगा, फिर लास्ट में x आएगा। तो इस तरह से व्यवस्थित करना है ना, जो वैल्यू दिया रहेगा उसी के उसके पावर में आपका H आयन होगा वहाँ पे। ठीक, चलिए, जब pH का मान 14 की ओर बढ़ता है तो बताता है क्या? कि OH जो है, तो बताता है, यहाँ तो रखिएगा, जब pH का मान 14 की ओर बढ़ता है तो बताता है क्या? ये बताता है OH-। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में माइनस कर लीजिए। OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है क्या? एक तो यहाँ पे चार्ट बनाइए, ये चार्ट आपको बनेगा, यहाँ से किसका बनेगा? ऐसे चार्ट बनेगा, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0 कर लीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही थी pH वैल्यू जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14, 14 से 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्षार कहलाएगा, और 7 से इधर 0 की ओर बढ़ेंगे तो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे कम अम्लीयता, सबसे कम अम्लीयता, सबसे ज़्यादा अम्लीयता 0 की वैल्यू की होगी, सबसे ज़्यादा क्षार होगा 14 का। आप 7-14 की ओर बढ़ रहे हैं तो किस में वृद्धि हो रही है? यहाँ पे क्षार में वृद्धि हो रही है। इसकी क्या? OH इधर में क्या होगा? OH जो है आयन, OH आयन क्या होगा? अल्कलाइन यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, क्षारीयता बढ़ता है, या OH का आयन ये बढ़ता है, और इधर क्या होता है? H+ आयन का इधर क्या होता है? इधर बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा?
H प्लस बढ़ेगा 7 से लेफ्ट की ओर, 7 से राइट की ओर जाएंगे तो OH माइनस बढ़ेगा, ठीक है, OH माइनस यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है आपको, ऑप्शन में H प्लस भी रहेगा, OH माइनस भी रहेगा, किसका है ना, किसका वृद्धि होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि यहाँ पे OH माइनस और H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 7 से इधर जाएगा 14 की ओर और 7 से इधर आएगा 0 की ओर, तो H प्लस बढ़ेगा और OH माइनस घटेगा। तो ऑप्शन में अगर आ जाएगा तो H की ओर बढ़ेगा तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और इधर H प्लस आयन की वृद्धि होगी, मीन्स कि इधर क्षारीयता बढ़ेगा। चलिए, कौन सा घोल, ठीक है, यहाँ पे छोल लिखा है, घोल करिए, कौन सा घोल सबसे ज़्यादा अम्लता कहलाता है, जिसकी pH का मान 0, मैंने बताया था 0 से लेकर क्या होता है 14 तक, बीच में क्या आता है 7, तो सबसे ज़्यादा जो होता है अम्लीयता किस में होता है 0, जिसका pH मान 0 है वो सबसे ज़्यादा अम्लीयता होता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, हैचलिंग, ठीक है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं हैचलिंग, कीट के बच्चे को कोडलिंग, मछली के बच्चे को फिगरलिंग और हंस के बच्चे को ग्लोसिंग। ये टर्म आता है एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। अक्षीय बोन मीन्स कि एक्सियल बोन किसे कहते हैं, वह हड्डी जो मेरुदंड से जुड़ा हो, आपका जो मेरुदंड होता है ना शरीर में, ठीक है, इसी से जो हड्डी जुड़ा होता है, पसली का जिसको कहिए, कुल्हे का कहिए, ठीक है, कुल्हे का कहिए, जो हड्डी जुड़ा होता है ना उसी को कहते हैं एक्सियल बोन, ठीक। चलिए, ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त को थक्का, ठीक है, जो रक्त के थक्का में, रक्त के थक्का क्लॉटिंग में मदद करता है कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, लेकिन जब आपका हाथ कट जाता है और ब्लड थोड़ा देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद रुक जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी क्लॉटिंग होती है ब्लड की, तो किसके वजह से, फैब्रिन के वजह से, ठीक है, ब्लड का थक्का बनना। दोनों स्टेटमेंट अलग है, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड का थक्का जमना, दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख भी दिया कि हाथ जब कट जाता है, हाथ कट जाने पर जब वो खून रुक जाता है थोड़ा सेकंड के बाद, तो वही होता है फैब्रिन, ठीक है, वो होता है फैब्रिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मुक्त रूप से, ठीक है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव होता है कहाँ, निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है, ठीक है। अगर निर्वात नहीं रहे तो, ठीक है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में, ठीक। अगर बात यहाँ पे करें मुक्त रूप से गिरना केवल किस, क्या कहलाएगा, निर्वात में। निर्वात का मतलब कोई विरोध नहीं हो, निर्वात का मतलब क्या होता है, कोई, यहाँ पे लिख लीजिए, कोई विरोध नहीं हो, कोई हवा भी न हो, दोनों बातें, कोई विरोध ना करे, कोई हवा नहीं हो, ठीक है, कहलाएगा निर्वात, और उसका गिरना ही निर्वात कहलाता है मुक्त रूप से। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है कैसा, शून्य, ठीक है। यहाँ पे बातें नोट करने लायक है, जो मैंने आपको आगे लिखा भी है कि चलिए, शून्य, शून्य वजन होने की शर्तें मैंने लिखा है यहाँ पे। अंतरिक्ष यान के अंदर अंदर जो है अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है शून्य। यहाँ से तो आपने एक चीज़ सीख लिया कि अंतरिक्ष में तो भैया यात्री शून्य महसूस करेगा, और कहाँ कहाँ करेगा, तो यहाँ पे मैंने आगे लिखा भी है। शून्य वजन होने की शर्तें, पहला निर्वात में, दूसरा अंतरिक्ष में, तीसरा जब वस्तु पृथ्वी के कहाँ हो, केंद्र पर हो, ठीक है, केंद्र पर हो, और चौथा जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक हो। ये 4 बात याद रखिएगा, शून्य होने का कंडीशन, शून्य वजन होने की शर्तें, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये तो आपको पता है, फोर्स इक्वल टू पावर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। लेकिन इसको एग्जाम में आपको इस टाइम इस फॉर्मेट में ना दे करके आपको ऐसे लिख देगा, क्या, आपको ऐसे लिख देगा, बियोन्सी फोर्स, क्या, बियॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बियोनेंसी फोर्स बाय एरिया, तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपने तो पढ़ा था सिर्फ क्या,
कि भाई फोर्स बाय एरिया हमने पढ़ा था, बल बटा क्षेत्रफल पढ़ा था, लेकिन ये उत्क्षेप क्या है, इसी को क्या कहते हैं, उत्क्षेप भी कहते हैं। उत्क्षेप, उत्क्षेप भी इसको कहते हैं हिंदी में, उत्क्षेप, या जिसको कहते हैं बियॉन्ड फोर्स या बियॉन्सी फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैंने इसलिए लिखा था कि बल बटा क्षेत्रफल तो आप सभी को पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, क्योंकि उत्क्षेप भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स है। कैसे, आपने जी ये भी बताया था ना कि अगर कोई जल में कोई वस्तु डूबा है, ठीक है, तो अंदर जो वस्तु है इसके ऊपर भी तो कोई फोर्स लगा रहा है ना, इसी को तो कहते हैं ना बियॉन्ड फोर्स, जो नीचे से धक्का देकर ऊपर उसको तैरने पर मजबूर कर देता हो, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे ये क्या है, तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इक्वल टू यही ना आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा क्या, आयतन, ये तो पढ़ा था ना। मीन्स कि यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यही तो पढ़ा था। तो मास बाई वॉल्यूम मीन्स कि मास, इसको मास पर वॉल्यूम लिख सकते हैं, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। तो मास यही ना, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, इसी का नाम है ना डेंसिटी, घनत्व। ऐसे भी पूछेगा आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, अब ऐसे घुमा के आपसे पूछेगा, ठीक है, ऐसे घुमा के पूछेगा कि बताइए मास प्रति यूनिट क्या कहलाता है, तो डेंसिटी। ठीक है, जिसी प्रकार चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है, इसी तरह आपसे पूछेगा वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। ठीक, तो ध्यान रखिएगा एकांक समय में, ठीक है ना, एकांक समय में कहिए, एकांक आयतन में बोलिए, द्रव्यमान जितना होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, घनत्व। चलिए, घनत्व का यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक, यदि वस्तु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वाष्पीकरण का जो है क्या दर घटेगा, जल वाष्प नाम से ही लग रहा है ना, जल प्लस वाष्प, क्या जल वाष्प मीन्स कि जल प्लस वाष्प, यहाँ पे वाष्प याद रखिए, जल प्लस वाष्प मीन्स कि हवा प्लस पानी। जल वाष्प का मतलब क्या, हवा प्लस पानी, है ना, हवा प्लस पानी, जल मीन्स पानी, वाष्प मीन्स हवा। तो पानी जो होगा वो क्या करेगा, ठंडा होगा, ठंडा मीन्स कम ताप, कम ताप मतलब वाष्पीकरण कम, मतलब कि वाष्पीकरण कम, तो इसका दर क्या होगा, घटेगा ही ना। लेकिन ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। चलिए, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या रहता है, ठोस के पिघलने पर तापमान तो अपरिवर्तित होता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ये होता है कैसे, गुप्त उष्मा के कारण। ठीक है, उष्मा बदलती है, तापमान नहीं, क्या उष्मा बदलता है, तापमान नहीं। 10 डिग्री सेल्सियस से अगर उसको क्या होता है, गुप्त उष्मा के कारण अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, कि ठोस से क्या, ठोस से क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, ठोस से अगर क्या हो रहा था, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस, क्या गुप्त उष्मा, है ना, गुप्त उष्मा के कारण क्या हो रहा था, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो गुप्त उष्मा के कारण क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में तो नहीं ना। ठोस के पिघलने से, ठोस से क्या हो गया, पिघल कर द्रव लिक्विड में बन गया, तो तापमान में क्या होगा, परिवर्तन तो नहीं होगा। हाँ, गुप्त उष्मा के कारण इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर, ठीक है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, ठीक है, कितना जोड़ना पड़ता है, तो 273 जोड़ना पड़ता है, क्या 273 जोड़ना पड़ता है सेल्सियस टू केल्विन में। ठीक है, सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 273 जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, ध्यान रखिए इसको। ट्रिक क्या है कि सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 11 होता है के का। ठीक है, अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, मीन्स कि जोड़ रहे हैं, यहाँ से पता चल गया जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो क्या कितना, तो 273 जोड़िए।
लेकिन केल्विन से सेल्सियस से बोले तो क्या 11 से आपको 8 आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो मीन्स कि यहाँ पे माइनस क्या करना होगा, 273 घटाना होगा, -273 घटाना होगा। ठीक है, चलिए। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली, ठीक है, समुद्र के तल पर बनने वाली, ठीक है, समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें या जिसको तरंग कहते हैं, कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ या जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ लहरें ऐसे से जाती है ना। तो यहाँ पे चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तरंग की मैं बात करूँ तो दो प्रकार की, कौन कौन, एक तो हो गया अनुदैर्घ्य या जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है अनुप्रस्थ। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स। इसका एग्जाम्पल नोट कीजिए। ध्वनि तो आपने पढ़ा होगा, कितना बार पढ़ा होगा कि ध्वनि कैसा तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य है। दो बातें और यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक तो स्प्रिंग और दूसरा आपका विस्फोट। विस्फोट में भी क्या होता है, जब विस्फोटन में कण सीधे डायरेक्शन में जाता है, और यही तो है ना, लॉन्गिट्यूडनल कण में क्या होता है, सीधे जाता है। ठीक है, तरंग सीधे जाता है, जिसको अनुदैर्घ्य कहते हैं, और इसमें क्या से जाता है तरंग, इस से जाता है ना, मीन्स कि अनुप्रस्थ। तो ध्वनि को छोड़कर, स्प्रिंग को छोड़कर, विस्फोट को छोड़कर बाकी जितने भी हैं तभी क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने विस्फोट भी ऐड करा है कि विस्फोट होने पर इसके कण सीधा जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य। ठीक है, चलिए। समुद्र में विस्फोट होने पर, अगर यहाँ पे दो बातें था, अगर तल पर बोले तो ट्रांसवर्स, लेकिन समुद्र में अगर विस्फोट बोले, ठीक है, समुद्र किसी विस्फोट के कारण की बात होती है। मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, विस्फोट बाहर हुआ, विस्फोट कहाँ हुआ, बाहर हुआ, तो इसके कारण इसमें अगर लहर ऐसे से गया तो ट्रांसवर्स हो गया। लेकिन अगर हम पानी के अंदर विस्फोट करा दें, तो विस्फोट कराएंगे तो कैसा, यहाँ पे जो तरंग उत्पन्न होगा, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। समय बराबर होता क्या है, दूरी बटा चाल, चाल तो यहाँ पे दिया हुआ आपका 700 मीटर पर सेकंड, गति है ना, चाल तो दिया हुआ स्पीड, यहाँ चाल था दिया हुआ 700 मीटर पर सेकंड, और जो 7 किलोमीटर दूरी है ना, दूरी कितना है, 7 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर में तो क्या हो जाएगा, 7000। तो 7000 यहाँ पे लिखे, डिवाइड कीजिएगा तो 10 सेकंड आ जाएगा, है ना। चलिए, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितनी तत्व का ज्ञान था, मीन्स कि मेंडलीफ के समय तत्वों का जो ज्ञान था, कितना तत्व का ज्ञान हो चुका था, 63। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। ये याद रखिएगा। आते हैं, देखिए, ये 4 लोगों का नाम याद रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल पर काम किया था, है ना। 4 लोग जो पीरियोडिक टेबल पे काम किया था। एक तो डोबे रेनियर, ठीक है, डोबे रेनियर 1829 में कौन सा रूल आया था, ट्राइड्स रूल, जिसको कहते हैं हिंदी में तिर्यक नियम। ठीक है, तिर्यक का नियम। इसके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या का कोई अता ही पता नहीं था, मैं इसकी जो भी पता था जैसे का तैसे सजाया था, कोई मतलब नहीं था। न्यूलैंड, यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी। इन्होंने ऑक्टेव्स रूल, मीन्स कि जिसको कहते हैं अष्टक नियम, कब लाया था, 1863 में। इसके समय में इसके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56। छपता है एग्जाम में क्वेश्चन, रट लीजिएगा। ठीक है, इसने भी क्या याद रखिए, अगर बात तत्वों को सजाया था तो परमाणु भार के आधार पे, क्या परमाणु भार के आधार पे सजाया था। इसने भी, न्यूलैंड चाचा ने भी और डोबेरियन ने भी, ठीक है, डोबेरियन ने भी परमाणु भार पे, न्यूलैंड ने भी परमाणु भार पे, और मेंडलीफ ने भी परमाणु भार पे। 3-4 लोगों ने काम किया, 3 लोग, शुरू के 3 लोग, डोबेरेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, तीनों ने परमाणु भार पे ही काम किया था। इसी के आधार पर तत्वों को सजाया था। अगर बात कर ले
मेंडलीफ ने 1869 में एटॉमिक वेट पे, ये भी एटॉमिक वेट पे, न्यूलैंड भी और डुबेर्नियर भी। लेकिन सवाल आएगा कि ठीक है, मेंडलीफ के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। मोस्ले कब? 1913। इसने परमाणु संख्या पर, ठीक है, सभी ने तो परमाणु भार पे तत्वों को सजाया, इसने कर दिया अंत चीज़ों को, ठीक है, इसने सजाकर अंत किया चीज़ों को, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, और चीज़ें आज भी उसको फॉलो करता है, ठीक है, साइंस आज भी इसी को फॉलो करता है, मोस्ले को। इसके समय का ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 114, और बढ़ के अभी तो हो गया 118, लेकिन 114, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं और भी सवाल, और भी चीज़ें की जानकारी यहाँ से बटोरेंगे, फटाफट देखते हैं। किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेंडलीव वो था ना, मेंडलीव जो चार्ट बनाया था, ठीक है, जो चार्ट बनाया था उसमें कुछ कुछ जगह खाली छोड़ दिया था, ठीक है, कुछ कुछ जगह ब्लैंक छोड़ दिया था, ताकि उस समय उस तत्वों को पता नहीं चला था। तो बोला कि भाई हम इस जगह को खाली छोड़ दी है, इसके बाद कोई आएगा, कोई भी आए, जब भी इसकी खोज करे वहाँ पे इसको सेट कर देगा, ठीक है। तो मोस्ले ने आकर इसे सेट कर दिया। तो कौन प्रेरित करता है? मेंडलीव। इस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इसके आवर्त सारणी में, ठीक है, इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलेनियम, ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। इसको क्या जोड़ा गया था? इसके आवर्त सारणी में देखेंगे ये तीन जो तत्व है ना, ये इसको बाद में जोड़ा गया था। इसका परमाणु संख्या 21, गैलियम का 31 और इसका 32। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? गठन किसने किया? मोस्ले ने, ठीक है, 1913, याद रखिएगा। एक का एल्यूमिनियम, देखिए यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से छपता सवाल। एक का एल्यूमिनियम का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, मेंडलीव के समय में क्या था? मेंडलीव के समय में इसका नाम था एका, ठीक है, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम का जो आधुनिक नाम है इसका नाम है गैलियम। छपेगा यहाँ से सवाल। एका बोरोन, ठीक है, बोरोन, BORON, एका बोरोन, ठीक। एका बोरोन का आधुनिक नाम क्या है? स्कैंडियम। एका सिलिकॉन का नाम है जर्मेनियम, ठीक है, ये तीन नाम छपेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम से क्लोरीन की ओर, सोडियम जो चार्ट आप इस तरह से देखते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऐसे ही होता है ना पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही है ना पीरियोडिक टेबल। तो कह रहा है कि इसमें बताइए कि क्लोरीन से, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? सोडियम से क्लोरीन पर जाने पर परमाणु का आकार, मीन्स कि परमाणु का आकार क्या है? तो त्रिज्या, क्या परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या होगा यहाँ पे घटता है, क्या त्रिज्या यहाँ पे घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो होगा आपका क्या? परमाणु त्रिज्या, है ना, परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटता है। तीन यहाँ पे चार्ट में बना दूंगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की मैं बात करूँ, या आयनन विभव की बात करूँ, ये सब लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, सिवाय किसको? सिर्फ परमाणु त्रिज्या को छोड़कर, ये घटता, बाकी सब बढ़ता है, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि यह दहन को सपोर्ट नहीं करता। नाइट्रोजन, आज से पहले के ज़माने की मैं बात करूँ, ठीक है, आज से पहले ज़माने की बात करूँ तो क्या था बल्ब में? बल्ब क्या होता था उस समय? बल्ब में क्या होता था कि पूरी की पूरी हवा निकाल दी जाती थी, मीन्स निर्वात रहने देता, लेकिन फिर भी कुछ हवा रह जाता था, और उसी हवा की उपस्थिति के कारण फिलामेंट जल जाता था और बल्ब जल्दी फ्यूज होता था। लेकिन नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की जगह पे एक और भी चीज़ हो सकता है, आर्गन, मैंने ये दोनों बातें लिखा है, नाइट्रोजन डाल दिया जाए या आर्गन डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या करेगा? ये दहन को सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स कि ये फिलामेंट को जलने नहीं देता और बल्ब काफ़ी दिन तक टिकेगा, ठीक है। ये सवाल ये भी कह देगा ना आपको, ठीक, कि बताइए कि इसका जो जीवन काल है, किसका जीवन काल ज़्यादा है? जीवन काल किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का या आर्गन का? तो कहेंगे नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा जीवन काल होगा जिस बल्ब में भरा रहेगा, उसके बाद आर्गन का उससे कम, निर्वात में उससे भी कम, हवा तो सबसे कम, ठीक है, ये सीरीज याद रखिएगा। फास्फोरस की परमाणुकता होती है, देखिए परमाणुकता से का बात ध्यान रहे तो चतुर्थ परमाणुकता होती है, परमाणिक, ठीक है, परमाणविक,
और द्विपरमाणिक दो तरह का होता है, एक तो देखिए चतुर्थ परमाणिक और द्विपरमाणिक। अगर ऑप्शन में अगर ये रहे तो ऑप्शन 1 को जाइएगा, नहीं रहे तो ऑप्शन 2 को जाइएगा। फास्फोरस की परमाणुकता 2 ही होती है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस को P4 कहते हैं, जिसकी जिसकी चतुर्थ परमाणुकता होती है, और वाइट या जिसको कहते हैं येलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्फोरस, जिसकी द्विपरमाणुकता होती है, ठीक है। कार्बन किस रूप में, कार्बन किस अपरूप की संरचना, कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। भूगर्भीय बोलिए, या इसको ऐसे भी सवाल आता है फुटबॉल के समान होती है। दोनों बातें याद रखिएगा। फुटबॉल तो आप लोग को याद होगा, लेकिन भूगर्भीय बोले तो आप कंफ्यूज कर जाएगा, अरे अब क्या है। तो यही है, वही चीज़ है, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन फुटबॉल के समान फ्लोरीन। सोडियम को किस में संग्रहित करके डुबा कर रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में। क्या लगता है सिर्फ मिट्टी के तेल में सोडियम ही होता है? नहीं। हेलिना करो रब से फरियाद, हेलिना करो रब से फरियाद। तो ये जितने भी तत्व ना, इसको भी मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, और ये सभी क्या है, क्षारीय तत्व हैं। क्या? क्षारीय धातु के ग्रुप है ना। ये क्षारीय धातु के, ये सभी के सभी क्या है, ग्रुप है। हेलिना रब से करो फरियाद, ट्रिक। सवाल आगे, यहाँ से सवाल ये भी आ गया, ठीक है। फास्फोरस को किस में डुबा कर रखा जाता है? फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, किस में डुबा के रखा जाता है? पानी में डुबा कर रखा जाता है ना। प से पानी, प से फास्फोरस। हथेली पर कौन सा धातु गल जाता है या पिघल जाता है? पोटेशियम, ठीक है। कौन जीव पुनर्जनन या और मुकुलन, पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? वो है हाइड्रा, ठीक है। सिलिंड्राटा या नेल्ड्रिया संघ का है, ये भी याद रखिएगा। केचुआ कौन से प्राणी का संघ है? एनालिडा। शाकाहारी की मैं बात करूँ, जो लोग शाकाहारी होते हैं उनकी जो छोटी हाथ होती है कैसी होती है? बड़ी होती है। और जो मांसाहारी होते हैं उनकी छोटी हाथ, जो जानवर होते हैं उनकी छोटी है, छोटा होता है। ओम का नियम V=IR याद रखिएगा, जिसमें कि वोल्टेज होगा, ठीक है। वोल्टेज जो निर्भर करेगा किस पर? V से वोल्टेज, ठीक है। V से वोल्टेज, I से हो गया करंट, ठीक है, करंट हो गया। R से क्या होगा? रेसिस्टेंस, ठीक है। मीन्स के जो वोल्टेज है ना, किस पर निर्भर करेगा? करंट और रेसिस्टेंस पर, है ना। धारा और प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। और रेसिस्टेंस की मैं बात करूँ, प्रतिरोध का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका का सिंबल इसका है, ठीक है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो खर्च हुई शक्ति क्या होगा? तो आप फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, P=VI, ठीक है। P=VI याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। P=VI। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। P=VI। P मीन्स की पावर मीन्स शक्ति, P मीन्स पावर मीन्स शक्ति। वोल्टेज दिया हुआ है क्या? 100 वोल्ट, तो 100 लिखिए। और करंट एम्पियर में दिया हुआ 6 एम्पियर, 6 लिखिए, कितना हो गया? 600। चूँकि पावर पूछा है तो यहाँ पे ये यूनिट ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार ऑप्शन में आपको यूनिट वाट की जगह पे वोल्ट दे देगा, कुछ और दे देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूनिट देखना लास्ट में भूलिएगा नहीं, ठीक। चलिए, तो एक तो बताया फॉर्मूला P=VI। दूसरा याद रखिएगा P=V²/R, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, P=V²/R। 1.5 प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगा जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति पूछा गया। तो मैंने बताया कि वोल्ट तो दिया हुआ है, 150, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है 1.5। करना क्या है, फार्मूला पे पुट कीजिए। V का वैल्यू कितना है? 150 इंटू 150, और यहाँ पे क्या होगा? रेसिस्टेंस तो 1.5 दिया हुआ है ना। इसको काट दीजिए, 15 से 15 गया तो 15, तो क्या हो जाएगा? 1500 वाट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 1500 वाट। 150 गुने 150, ठीक, बट्टा 1.5, ठीक है, सही होगा ना, 1500 होगा ना। काटिए, 15 खत्म, 150 और तो ये 1500 एक और होगा ना, 15,000 वाट हो जाएगा ना। 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो 15,000 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए, 200 वाट
500 वाट के समान वोल्टेज, क्या समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप की प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, 200 वाट लैंप की प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। कैसे, अब आप ये भी पूछे कैसे, तो ये वाला फार्मूला आप सेट कीजिए ना, ये वाला P बराबर V² बटे R1 और P बराबर V² बटे R2, दोनों को अलग ले लीजिए। वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, R1 बराबर आएगा जो होगा V² बटे 200 यहाँ पे आएगा, R2 बराबर यहाँ पे क्या आएगा, V² बटे 500। जब पावर देख रहे हैं ना, पावर जब 200 होगा, जब पावर 200 होगा मीन्स की पावर कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। पावर कम तो प्रतिरोध ज़्यादा, पावर ज़्यादा तो प्रतिरोध कम। 200 वाला तो इससे पता चल गया ना, 200 वाट का क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि मैंने क्या बताया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे पावर कम है और यहाँ पे पावर ज़्यादा, तो जिसका पावर कम उसका प्रतिरोध ज़्यादा, जिसका पावर ज़्यादा प्रतिरोध कम। ठीक है, चले। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, 200 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, 400 ओम होगा। क्या 400 ओम होगा, फार्मूला ये वाला बैठाइए, फिट कीजिए, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये होगा V कितना है, 200 गुने 200, R कितना है, R तो निकालना ही है ना, R तो निकालना ही है, और P 100 लिखा ही हुआ है, 100 दूना का 200, 2 दूना का 400, R बराबर 400। यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा पूछा ना, प्रतिरोध का मतलब साइन क्या होता है, ओम। ठीक है, 400 ओम। चलिए, 2.2 किलोवाट तथा 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध फिर से पूछा, प्रतिरोध क्या होगा, फिर से फार्मूला फिट कीजिए, 22 ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ब्रह्मांड में किसी दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके बीच की दूरी पर। ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। ठीक है, दूसरा ये हो गया, पहला तो उनके बीच की दूरी पर, दूसरा उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, और तीसरा बात है गुरुत्वीय स्थिरांक पर। यहाँ से ये गुरुत्वीय जो स्थिरांक है याद रखिए, ये तीसरी बातें हो गया। पहली बात है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कैसे, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R²। R² क्या है, ये दूरी है, ये मास है, तो उनके बीच की दूरी हो गया, कोई M1 है कोई M2 है, इसके बीच की दूरी हो गया, दूरी पर द्रव्यमान हो गया, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पे, और गुरुत्वीय स्थिरांक मीन्स कि जी क्या है, एक सार्वत्रिक गुणांक है। ठीक है, सार्वत्रिक होने पर ये सभी पर लागू होता है। जी का मान तो पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, तो जी का वैल्यू लिख लीजिए, सवाल आता है एग्जाम में, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर याद रखिएगा। चलिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु को, क्या दूरी वस्तु कहे तो एक वस्तु ये हो गया, दूसरी वस्तु ये हो गया, यही तो हो गया ना, को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो समानुपाती होगा द्रव्यमान के गुणक का। किसका, द्रव्यमान के गुणक का क्या होगा, समानुपाती होगा। ये फार्मूला मैंने अभी लिखा था, G इंटू M1 इंटू M2 बटे R²। तो वस्तु दूरी तो यही पूछा ना, वस्तु की दूरी M1 M2 को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है तो किसके समानुपाती होगा, इसी F के समानुपाती होता है, तो द्रव्यमान के गुणक के क्या होगा, इसके गुणक के समानुपाती होगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, क्या बढ़ती है, आयाम बढ़ने से या तीव्रता बढ़ने से। रेडियो ध्वनि द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, तो आयाम से या फिर तीव्रता से। देखिए, ये क्या हो गया, सर्वर, ये हो गया सर्वर, यहाँ पे आपका हो गया रेडियो, और यहाँ पे आप हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप हो गए, यहाँ से पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचेगा, तो आप तो डायरेक्ट सर्वर से तो कम बेसी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर से क्या हो सकता है, कम या दूर आवाज़ को क्या कर सकता है, मोटा पतला कर सकता है, वो सर्वर करेगा, आप नहीं कर सकते। तो अगर आप नहीं करेंगे, आप तो रेडियो को कम बेसी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेडियो को वॉल्यूम को कम और बेसी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया भी था, ये आंसर होगा। जैसे कि कम या दूर, कम दूर या अधिक दूर आवाज़ को कर सकते हैं, जो आयाम पर निर्भर करता है। इंटेंसिटी किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। इंटेंसिटी किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। तो आंसर हो जाएगा आयाम पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंटेंसिटी किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। और ये क्या करे? कम दूर या अधिक दूर की आवाज़ को दूर, अगर मान लिया यहाँ पे आवाज़ की मैं बात करूँ, दूर आवाज़ हो या कम आवाज़ हो, है ना, दूर तक आवाज़ जाए या कम दूर तक आवाज़ जाए, ये किस पर निर्भर करता है? इंटेंसिटी पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ तारतम्य या पिच की बात करें, किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या करता है? आवाज़ को मोटा या पतला कर देता है। तो आप तो मोटा पतला नहीं कर सकते ना, आप रेडियो पर आवाज़ को मोटा पतला नहीं कर सकते, वॉल्यूम को कम बेसी कर सकते हो। तो सर्वर आपको करेगा ना, कि अमिताभ बच्चन का साउंड सुनाई देगा आपको हेमा मालिनी के साउंड में, है ना। चलिए, किसने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया? शुरू के वो 3 नाम याद रखिए, मैंने बताया था, डोवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडल। ये तीनों ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया था। ठीक है, पहली बार प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? डोबेरीनर ने ही। ठीक है, और डोबेरीनर की मैं बात करूँ तो इनके ज्ञात तत्वों ने, डोबेरीनर ने ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिकों का पहचान किया था। 3 त्रिकों का पहचान किया था, और कितने तत्व पर? 9 तत्वों को सजाया था। 3 त्रिक को पहचाना और 9 तत्वों को सजाया। बात करें आवर्त सारणी का गठन किसने किया था? मेंडलीफ ने। लेकिन सवाल अगर आपको ये वर्ड देखिएगा, ये वर्ड पर गौर फरमाइएगा, आवर्त सारणी पूछा है ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोसले, ठीक है, मोसले, ये परमाणु भार पर सजाया और ये परमाणु संख्या पर सजाया। क्या? परमाणु संख्या पर सजाया था तत्वों को। न्यूलैंड्स की तालिका कहाँ पर समाप्त हो जाती है? थोरियम पर समाप्त हो जाती है। न्यूलैंड्स के नियम किस तत्व तक ही लागू होता है? कैल्शियम तक ही। ठीक है, न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन के साथ कौन सा तत्व रखा गया था? कोबाल्ट तथा निकल। सवाल कोबाल्ट से आया जाएगा तो कोबाल्ट का नाम क्या है? स्मेल्टाइट, COAS2, याद रखिएगा, स्मेल्टाइट। ठीक, याद रहेगा, स्मेल्टाइट। किसने खोजा है कि हर 8वें तत्व के गुण पहले गुण के समान होता है? ये न्यूलैंड्स ने बताया था। डोबेर्नियर का तो त्रिक नियम था ना, कि पहले और तीसरे का जो परमाणु भार होगा वो दूसरे के बराबर होगा, ये तो डोबेर्नियर ने कहा था। तो न्यूलैंड्स ने बताया कि हर 8वें तत्व का गुण पहले गुण के समान होगा। और सारे गामा पधनिसा वाला याद है ना, 8 तत्व, तो हर जो तत्व है ना, 8वें तत्व पहले तत्व के समान होता है ना। न्यूलैंड्स ने नियम दिया था, कौन सा नियम? अष्टक नियम, इसी ने अष्टक नियम दिया था। अब आइए फेन प्लवन विधि से, प्लेन प्लवन विधि से किसका निष्कर्षण होता है? सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। विद्युत लेपन से यहाँ पे AI का, ठीक है, AI कहने, AI नहीं है, अल्मुनियम है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एल्मीनियम। ठीक है, एल का है तो एल्मीनियम, एल्मीनियम का विद्युत लेपन विधि से। ठीक है, याद रहेगा। तो फेन प्लवन की बात करें तो सल्फाइड अयस्क, ठीक है, फेन प्लवन बोले तो सल्फाइड अयस्क से, संपर्क विधि बोले तो सल्फ्यूरिक। देखिए, संपर्क भी लिखा है, सल्फ्यूरिक भी है, तो याद भी रहेगा, है ना। दोनों बातें, ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखने लायक होगा। संपर्क, सल्फ्यूरिक। विद्युत लेपन विधि से एल्युमिनियम, है ना, विद्युत लेपन विधि से एल्युमिनियम। सोडियम जलने पर कैसा रोशनी देता है? पीला रोशनी देता है, ध्यान रखिएगा। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। क्या? धातु कर्म प्रक्रिया है। किसका? अयस्क से धातु को निकालने की विधि है धातु कर्म। लोहे में जंग लगना किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण या रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तनुकरण क्या है? इसका मतलब होता है पतला करना, मीन्स कि अम्ल को पतला करना। अम्ल को पतला करना है, ठीक है, तो पानी में अम्ल मिलाते हैं। अम्ल को पतला करना होता है तो पानी में अम्ल मिलाते हैं, तो अम्ल पतला हो जाता है, और पतला करना तनुकरण कहलाता है। ठीक है, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन, तो पहले ये वर्ड याद रखिए। टेफ्लॉन का सूत्र C2F4, ठीक है, C2F4 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि पीडीएफ में मैं ठीक करवा देता हूँ। खाना पकाने के उपकरण जो होते हैं उसमें नॉन स्टिक कोटिंग का इस्तेमाल होता है। टेफ्लॉन जो होता है खाना पकाने के उपकरण में एक नॉन स्टिक का काम करता है। एक बहुलक या पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन के, क्या देख रहे हैं ना, कार्बन के क्या होते हैं?
कार्बन के डैश बॉन्डिंग शामिल होते हैं, फ्लोराइड, ये है ना फ्लोराइड। चलिए, मरकैप्टन किसका अयस्क है? मरकैप्टन सल्फर का अयस्क है, ठीक है। मरकैप्टन किसका अयस्क है? सल्फर का, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, टेफ्लॉन फ्लोरीन का अयस्क है। टेफ्लॉन फ्लोरीन का अयस्क है। किस पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। किस पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है? पीवीसी। देखिए, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पे H2O, देखिए यहाँ पे H2O हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर H2O को CO2 के साथ मिलाते हैं, H2O को CO2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2CO3। क्या बनता है? H2CO3, मतलब कि कार्बोनिक अम्ल बनता है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। और पीवीसी की मैं बात करूँ कि अच्छा, पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था? नाइलॉन, ठीक है। पीवीसी की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, अभी मैंने जिक्र भी किया था ना पीवीसी का। इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग जो होता है कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में तथा पानी के पाइप में। तो गाइज यहाँ पे 100+ वाले क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताइए, लाइक तो भर के कीजिएगा कम से कम। और PDF आप लोग कहाँ से ले लीजिए? टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप कुछ देर के बाद वहाँ पे PDF में जहाँ करेक्शन करवाना है करेक्शन करवा के अपलोड कर दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।